So, hello everyone, good morning. How are you? I hope you are all well. And whatever the matter, the exercise I have provided you, I hope you all have done. If anybody have query related to the exercise, then you can message me or contact me. Then I will explain the topic again, and I will tell you the correct answer of that exercise. So here we are going to start the second chapter of our geography section, and it will be explained by me, Kuldeep Mishra. And the second chapter is natural resources, land, soil and water. So land, soil and water, these are the natural resources you know very well. Natural resources means क्या? नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स कि जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं और उनको हम यूज़ कर रहे हैं थ्रू आवर नॉलेज एंड स्किल्स. If you don't have a knowledge and skill, then I don't think we can use the natural resources. So when the timing passes, then when we get the information related to the natural resources, then we started to implement our skills and knowledge on natural resources. Then we get the resources, and then we make the product related to that kind of resource. So here we are going to discuss the another topic, and I think it will also be familiar to the first chapter. So today we start land resources. What is this? Land covers about 29% of total surface are of the earth. अब जैसे हमें बताया गया है कि 71% रीजन पर तो वाटर है, बाकी के 29% रीजन पे पूरा ये लैंड कवर है पूरे अर्थ पर. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ द नेचर. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है नेचर ने जो हमको दिया है. ऑल पार्ट ऑफ द लैंड सरफेस आर नॉट यूजफुल फॉर हैबिटेबल, देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाईली अनइवन. अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. अब जैसे इसमें कहा जा रहा है कि जितने भी लैंड सरफेस है ज़रूरी नहीं सारे यूज़फुल ही हों या फिर सब जगह पे लोग रहते ही हों, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं. जैसे माउंटेन वाले रीज़न हैं, जो रिमोट एरियाज़ हैं, फॉरेस्ट वगैरह हैं, इन सभी रीज़न में तो लोग रहते नहीं, या फिर वो यूज़फुल हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है. इसलिए जो है देयरफॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन हाईली अनइवन. तो जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस जगह पे होगा? वो उसी जगह पे पॉपुलेशन ज़्यादा जो है मतलब कि होगी. पॉपुलेशन डेंसिटी जिसको हम बोलते हैं जब सबसे ज़्यादा होगी जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होंगे. अब जैसे आप लोग खुद का एग्जांपल ले सकते हो. जैसे कि अब हम लोग किसी भी पर्टिकुलर शहर में हैं तो वहाँ पे क्यों हैं? वहाँ पे हमें बाकी की सारी चीज़ें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट की चीज़ें होती हैं, वो आसपास ही अवेलेबल हैं. इसी वजह से हम ऐसी जगहों को प्रिफ़र करते हैं कि हम यहीं पर अपने आप को स्टेबल करेंगे. तो इसी तरह की चीज़ें इन लोगों के साथ भी हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो इसीलिए अनइवन कंडीशन में, मतलब सब जगह इक्वल नहीं है. अब बताया जा रहा है कि अबाउट 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ द लैंड एरिया. पूरे विश्व की, वर्ल्ड की जो 90% पॉपुलेशन है पूरे लैंड एरिया के 30% रीजन में ही रहती है. बाकी के जो 30 मतलब कि 70% एरिया है जो लैंड के, तो उसमें जो है कुछ ही लोग, मतलब वहाँ पे कोई नहीं रहता. वहाँ पे वही सब है, माउंटेन, फॉरेस्ट, ये सभी लोग, जानवरों के लिए वो सारी चीज़ें हैं. अब हमने जो 30% की बात की है तो 29% टोटल लैंड है. अब 29% मीन्स क्या? अब हमारे जो अर्थ का जो है जो एरिया है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर. ये हमारे लैंड का जो है एरिया है. अब उसका आप 30% निकाल लोगे तो वो जो है वो लैंड एरिया है जहाँ पर लोग रह रहे हैं. अब हम बात करेंगे लैंड यूज़ की. What is this? We use land for different purpose such as cultivation, grazing, mining, setting up industries, settlements and so on. Such land utilization is called land use. अब आप लोग देख ही रहे होंगे जो भी जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि हम लोग लैंड का यूज़ किस लिए करते हैं. कल्टीवेशन के लिए करते हैं, ग्रेजिंग में काम आता है, माइनिंग में काम आता है.
किसी भी तरह की इंडस्ट्री को सेट करना है तो उसके लिए काम आएगा। सेटलमेंट्स एंड सो ऑन, और इसी तरह के जो है सेटलमेंट्स वगैरह करने में हमें काम आते हैं। और इस तरह के लैंड की यूटिलाइजेशन को ही हम क्या बोलेंगे, लैंड यूज़ बोलेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फिजिकल, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन फैक्टर्स। ये जो सारी चीज़ें हैं लैंड का जो यूज़ है, इसमें जो है ह्यूमन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। इसमें फिजिकल भी, इकोनॉमिक है और ह्यूमन फैक्टर भी है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लैंड को हमें किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। समझ रहे हो? फिजिकल फैक्टर का मतलब क्या है कि फिजिकल फैक्टर का मतलब ये है कि जो चीज़ें अपने आप से ही हो जाती हैं, उसमें हमें कुछ करना ही होता। अब जैसे फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो गए, इसको हम बनाते थोड़ी ना है। इसके लिए क्या है कि बहुत सालों का प्रोसेस है, जिसमें जो हमारे वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है, वो जो है अपने आप ही गिरते रहते हैं, सड़ते रहते हैं और उसके ऊपर लेयर लेयर बनती जाती है। और एक बहुत सालों बाद जो है एक जब उसके ऊपर एक सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर उसमें से जो है हमें फॉसिल फ्यूल्स वगैरह मिलते हैं। अब यही चीज़ अगर हम अर्थ सरफेस पे हो तो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जिसमें कि मिनरल्स वगैरह मिलते हैं। अगर यही चीज़ हमारे सी सरफेस पे हो तो वहाँ से हमें ऑयल वगैरह मिलते हैं। सेम चीज़ है। तो ऑयल मिलते हैं जब जो एनिमल्स जो हैं, जब ओशियन के सरफेस पे उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी अब बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ओशियन के अंदर ही उनकी डेथ हो जाती होगी, और उन्हीं की लेयर बनते 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 बहुत ही सालों बाद जो है वो एक फॉर्मेशन हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स का, और वहाँ से जो है हम लोग ऑयल्स वगैरह जो है उसको पाते हैं। तो ये भी चीज़ है। तो एक फिज़िकल प्रोसेस हो गया। ह्यूमन फैक्टर क्या है? ह्यूमन फैक्टर यही है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है अपने नॉलेज और स्किल के थ्रू जो है बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूटिलाइज़ कर सकता है। तो लैंड का यूज़ किसी न किसी तरीके से करता ही रहता है। द अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इन द सेम रीजन। द अमाउंट ऑफ लैंड यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पज वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द सेम रीजन। अब जैसे लैंड यूज़ का क्या है, जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चर, हम अपने सेक्टर की बात करें तो हमारे नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में। तो ये लोग जो है एक एग्रीकल्चर क्या हो गया, एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। क्या बात कर रहा है वो? स्पेसिफिक पर्पस की। वो एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया कि हम लोग सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज़ करेंगे। अब टाइम टू टाइम वो सेम रीज़न पे उसका यूज़ चेंज भी हो सकता है। हो सकता है कि आज हमें एग्रीकल्चर पसंद आ रहा हो, एक टाइम बाद ऐसा लगे कि हमें एग्रीकल्चर नहीं करनी, हमें अपने जो है इस लैंड का यूज़ किसी और तरीके से करना है। मान लेते कि हमें वहाँ पे प्लॉटिंग करनी है, हमें उस फील्ड को जो है हम सेल कर देंगे, किसी को दे देंगे, वो प्लॉटिंग करेगा, हो सकता है वो इंडस्ट्री लगाए। तो टाइम टू टाइम वो क्या होते हैं, उस लैंड का यूज़ क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिजिकल फैक्टर क्या है? जैसे अभी हमने बताया कि रिलीफ हो गया, क्लाइमेट हो गया, सॉइल पुट सर्टेन लिमिट्स ऑन लैंड यूज़। फिजिकल फैक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी ये फिजिकल फैक्टर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, मतलब उस पर हमारे जो लैंड यूज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है। सॉइल की वजह से भी जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। मतलब क्या है कि सॉइल अगर कहीं की, जैसे अब कहीं पर जो है एल्यूवियल सॉइल है और कहीं पर कोई एरिड सॉइल है, तो एल्यूवियल सॉइल ज़्यादा फर्टाइल होगा तो हम उस सॉइल को ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन कंपैरिजन टू द एरिड सॉइल। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरह से फिजिकल फैक्टर ही हैं जो लैंड यूज़ को क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। क्योंकि सभी जगहों पर एल्यूवियल सॉइल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और सभी जगहों पर हम राइस और वीट की ही कल्टीवेशन करें ये भी ज़रूरी नहीं है। और कुछ जगहों पर तो माइनिंग बहुत ज़्यादा होती होगी, कुछ जगहों पर तो कोल का प्रोडक्शन बहुत होता होगा। तो ये सारे एक तरीके से डिफरेंसेस मिल रहे होंगे आपको। तो ये सभी क्या है, फिजिकल फैक्टर की वजह से ही है। द स्लोप ऑफ द लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, द क्वालिटी एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल कवर, नेचर ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प इन डिसाइडिंग द लैंड यूज इन पर्टिकुलर एरिया। इसी के बारे में बता रहा हूँ अभी तक। द स्लोप ऑफ लैंड, क्लाइमेटिक कंडीशन, द क्वालिटी एंड द थिकनेस ऑफ सॉइल कवर, द स्लोप ऑफ लैंड, द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब जैसे कि हमारे यहाँ का जो लैंड है वो प्लेन है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर जो है हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हैं। लेकिन अगर वही हम लोग हिल स्टेशन पे चले जाएं तो हिल स्टेशन पे उतनी अच्छी
मतलब कि कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वहाँ पर उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। वो किस वजह से नहीं? क्योंकि वहाँ का जो ढलान है लैंड का वो बहुत ही ज़्यादा है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है फॉर द क्रॉप्स एंड द क्वालिटी एंड थिकनेस ऑफ सॉइल कवर। जो हमारे यहाँ की क्वालिटी है सॉइल की, उसकी थिकनेस है, वो भी बहुत ही मायने रखती है। नेचर ऑफ रॉक्स, अब जो जहाँ पर बहुत ही जैसे कि हम जो रॉक्स है जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ी या चट्टानी इलाका है, जैसे कि हम बात करते हैं डेक्कन प्लेटू की बात कर लें, छोटा नागपुर प्लेटू की बात कर लें, ये सारे रीज़न है जहाँ पे मिनरल्स की डिपोजिशन ज़्यादा होती है या फिर यहाँ पे मिनरल्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। तो इस सब रीज़न को एक तरह से कैटेगराइज किया गया और ये अलग अलग रीजन में पाए जाते हैं। अब डेक्कन प्लेटू हमारे साउदर्न रीजन में ही पाया जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड वाले रीजन में ही पाया जाता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे यहाँ मिनरल्स की माइनिंग्स होती नहीं, होती कहाँ है कि एक पर्टिकुलर एरिया में है। अब अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हेल्प इन डिसाइडिंग द लैंड यूज इन पर्टिकुलर एरियाज। अब एक चीज़ और है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से लैंड का यूज़ जो होता है वो डिसाइड करता है कि कहाँ किस जगह पे हमें लैंड का यूज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से देखने को मिल सकता है। वाटर की अवेलेबिलिटी, पानी का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, तो ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। अब ये क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर द इंडस्ट्रीज। यू विल राइट द शॉर्ट नोट ऑन दिस क्वेश्चन, at least 50 words, that will be okay. It can be modified by the construction of new roads and railways. It can be modified the construction of new roads, railways in a particular area, for example in a prairies of North America. तो अब जैसे देखते हैं कि मॉडिफाइड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड रेलवेज इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो फिजिकल फैक्टर जो भी मतलब जो सारी चीज़ें हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, मिनरल्स है, इनको जो है मॉडिफाइड किया जा सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स के थ्रू, रेलवेज़ का कंस्ट्रक्शन करके। फॉर एग्जांपल इन द प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स। अब अमेरिका का एक ग्रास लैंड है जिसको हम प्रेयरी नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? प्रेयरीज। क्या नाम है? प्रेयरीज। अब वहाँ पर जो है फूड का, क्रॉप्स का जो है डेवलप किया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने, वहाँ तक के रीजन पे हमने कंस्ट्रक्शन किया रोड्स का और रेलवेज़ का। तो एक तरह से क्या किया हमने, लैंड का यूज़ ही तो किया। लैंड कैन बी अंडर प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप। लैंड यूज ऑफ प्राइवेट होल्डिंग इन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द लैंड ओनर। अब प्राइवेट ओनरशिप और कम्युनिटी ओनरशिप का क्या मतलब है? प्राइवेट ओनरशिप का मतलब यही है कि जैसे कि हमारी कोई खुद की ज़मीन हो और उस पर हम अपने हिसाब से सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, किसी और का उस पर किसी भी तरह का राइट नहीं है, तो वो प्राइवेट ओनरशिप हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड कम्युनिटी लैंड इज़ मोस्टली यू सर्व द purpose of communities such as fodder, fuel wood collection, grazing cattle. Such community land is known as the common resource. तो कम्युनिटी लैंड क्या है? मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। अब जैसे क्या है कि जैसे फ्यूल वुड कलेक्शन है, जैसे कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनका कलेक्शन करना है, तो इसमें जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे माइनिंग रीजन हैं जहाँ पे रिफाइनरीज़ लगाई गई हैं और अलग अलग तरह की कंपनियां आई हुई हैं और उस रीजन पे जो है माइनिंग कर रही हैं। तो एक तरह से वो जो रीजन है उस पर कोई भी कंपनी आके, कोई भी कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी आके जो है वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश हो सकती है और माइनिंग कर सकती है। तो एक तरह से वो जो लैंड है जिसका यूज़ किया जा रहा है वो कॉमन हो गया, वो सबके लिए हो गया, कोई भी आ सकता है। अब कोई अगर एक ग्रास लैंड है तो वहाँ पे सारे जो है कैटल्स जाके ग्रेजिंग कर रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं हो, सबके लिए एक जैसा ही है। तो इस तरह के इसको हम कॉमन रिसोर्सेज बोल सकते हैं। तो द टोटल अमाउंट ऑफ लैंड अवेलेबल ऑन अर्थ सरफेस इज़ लिमिटेड। जो भी, अब ये तो हमें पता ही है कि जो हमारे अर्थ सरफेस पर जो टोटल अमाउंट है लैंड अवेलेबिलिटी का वो बहुत ही लिमिटेड है। द प्लान शुड टेक इनटू द कंसिडरेशन टू फैक्टर्स,
अब इनको जो है दो फैक्टर के थ्रू जो है हम समझ सकते हैं, समझना चाहिए। कैसे कि नीड एंड क्वालिटी ऑफ द लैंड, हम किस जगह पर जो है अपने जो प्लान्स को या फिर जो किसी भी तरह का हम लैंड का यूज़ किस तरह किन किन चीज़ों को देख कर करते हैं। नेचर एंड क्वालिटी ऑफ लैंड, मतलब कि उस लैंड की क्वालिटी क्या है, नेचर क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। नीड ऑफ द कम्युनिटी, और कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट कितनी है। अगर हम किसी जगह पर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर भी रहे हैं तो वहाँ की कम्युनिटी की वो रिक्वायरमेंट है या नहीं है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री विद लार्ज पॉपुलेशन, लैंड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़। इंडिया बहुत ही बड़ा देश है जिसमें बहुत ही ज़्यादा लोग रहते हैं। लैंड इज़ नीडेड टू प्रोड्यूस फूड क्रॉप्स फॉर ह्यूमन बींग्स एंड रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्रीज़। हमारे यहाँ लैंड का जो यूज़ होता है वो फूड क्रॉप्स को भी जो प्रोडक्शन में होता है और जो कि ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट है, और रॉ मटेरियल का भी प्रोडक्शन होता है जो कि इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है। द कल्टिवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन, कल्टिवेशन ऑफ लैंड डिपेंड्स करती है किन किन चीज़ों पर। रिलीफ, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, नीड्स ऑफ द पीपल। और रिलीफ क्या है, रिलीफ मतलब कि ऊबड़ खाबड़ इलाके ना हो, तो अगर प्लेन एरिया है तो वो उस लैंड का यूज़ ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, अगर सॉइल जो है फर्टाइल ज़्यादा है तो उसका हम ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं फूड क्रॉप्स के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ये है तो हम इरिगेशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे, या फिर किसी भी तरह की इंडस्ट्री अगर लगाना चाहें तो उसमें जो है वाटर की जो रिक्वायरमेंट है तो उसको जो हम ज़रूर वाटर के थ्रू उसको कंप्लीट कर सकते हैं। नीड ऑफ द पीपल, और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि लोगों की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम उसी तरह की इंडस्ट्रीज़ को या फैक्ट्रीज़ को या किसी भी तरह की जो है फूड क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन वगैरह करते हैं। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड then see the video again. So I hope you will get the information whatever I had taught you. So I hope that's it. So thank you and have a good day.